तो असल लग रही, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं खेलना तेरा शतरंज का खेल। प्यार करूँ तुझसे और इश्क लड़ाऊं तेरी बहन से। बंद करियो नाटक। खत्म ही करना था तो क्यों सोया मेरी बहन के साथ? तेरी बहन भाग गई थी और इससे पहले मैं भाग जाता ना, तेरे पापा आ गए थे। और अपनी फैमिली को तू जेलस करने के लिए ना अपनी बहन की भावनाओं से खेल रही है। प्यार करने लगे सच में मुझसे वो। अरे तो तू भी करना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी रिंकी दीदी तुझे बहुत खुश रखेगी। क्या? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। किसका फोन है? छोड़ तू। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये खिचड़ी पकड़ी? खिचड़ी ना टंगड़ी कबाब। तू टेंशन ना ले, तेरे जायके का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ठीक है? पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा। न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिएगा आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। अरे अच्छे से पकड़ो। बाय बाय। पापा, ये चश्मा ना शक्ल ना सूरत, अरे भैंसी लगती है तू। और वो लड़का जो है ना बाइक पे चढ़ने आया था तने, वो 21 है तारे से। पक्का उसकी नियत में खोट है ना, जो तारे को भाव दे रहा है वो। अरे दूर रहना उस बहरूपी से, बोल रहा हूँ तुझे मैं, दूर रहना उससे। कौन बहरूपिया? वही वो चिकना, बाहर इसे छोड़ने आया था अभी बाइक पे। देख इसको घास दे रहा है, इसको जिसको शादी के लिए 12 लड़के ना बोल चुके हैं। इंसान की खूबसूरती सूरत से नहीं, सीरत में होती है। ऐसा मुझे जुगल ने कहा है। और आप लोग ये लोग ना समझने वाले, ये लोग चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी शादी हो, क्योंकि अगर तुम ससुराल चली गई तो इन लोग को कमा के कौन देगा? बाणी बाणी, अपनी आकाशवाणी बंद कर, बोल रहा हूँ तने मैं। चुप। पापा, आपको समझने के लिए मुझे बानी के मशवरे की जरूरत ना है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, लेकिन अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जुगल के साथ, और अब आप भी ना रोक पाओगे मन में। रिंकी मेरी बात सुन। रिंकी और चढ़ा लो सर पे से। छोले कुलचे, चलो छोले कुलचे। सर यहाँ कचरे की थैली में ही उंगलियां कटी हुई मिली हैं।
इन उंगलियों के अलावा कुछ और मिला? अभी तक तो नहीं सर, हालांकि हमारी टीम यहाँ आसपास सर्च कर रही है। इन उंगलियों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अगर इसका आधार आईडी होगा तो फिंगरप्रिंट स्कैन करके इसकी आईडी पता चल सकती है। इससे यह कंफर्म होगा कि वाकई में कोई मर्डर हुआ है या फिर कहानी कुछ और है। सर, उन कटी हुई उंगलियों से ये मंजू सिंह का आधार आईडी सामने आया। हमें लग रहा है इसका मर्डर हुआ है। करनाल पुलिस से कांटेक्ट करो और मंजू के आधार आईडी पे ये जो करनाल का एड्रेस है यहाँ पर जाओ। हो सकता है मंजू मिसिंग हो। ओके सर। आप हैं अंकल जी? अरे भूत नीचे, हमारे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। रिंकी का है? मना नहीं पता जी। हमारे माथे पे सी लिखा है क्या? अरे पीछे हट जा। रिंकी! अरे अंकल जी बात तो बताओ। रिंकी! रिंकी ना आया। रिंकी! अरे अंकल जी रिंकी नहीं आया। रिंकी! अरे अंकल जी, अरे कहाँ जा रहे आप? अंकल जी रिंकी नहीं आया। रिंकी! रिंकी नहीं आया अंकल जी। समालका के एक डंपिंग ग्राउंड में एक औरत की लाश के टुकड़े मिले हैं। बड़ी मंजू की है? जी सर। सर फोटो मंजू सिंह के लाश से मैच करता है। मंजू सिंह के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ है मंजू? सर मंजू यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती? और आप क्या लगते हैं मंजू के? हम मंजू के माँ बाप हैं, लेकिन आप मंजू के बारे में पूछना क्या है? मंजू की आधार आईडी पर यहाँ का एड्रेस है। अगर वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। मंजू की कटी हुई उंगलियां मिली हमें, तो पॉसिबल है उसका मर्डर भी हो गया होगा। अब यहीं पर बताएंगे या फिर थाने ले जाकर बात करें आपसे? सर हम कुछ छिपा नहीं रहे। 2 साल से मैंने मंजू को नहीं देखा। तो फिर 2 साल से थी कहाँ वो? मंजू पानीपत के कॉलेज में पढ़ती थी। पानीपत के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। मने ये सब पसंद ना था साहब। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। आज के बाद दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा ना होगा। लेकिन मंजू उस लड़के के लिए हमें 2 साल पहले छोड़कर भाग गई। कौन था वो लड़का? हम उसे नहीं जानते साहब, लेकिन उस लड़के ने मंजू को इतना बरकरार दिया था कि उसने अपने घर से अपनी माँ के गहने, जेवर, पैसे सब चुरा करके उस लड़के के साथ भाग गई और हमें फोन करके बताया कि पापा मुझे लगता था कि आप मुझे समझोगे, लेकिन अब मैंने शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन कभी ऑन नहीं हुआ। वो हमको भूल गई थी तो हम भी उसे भूल गए। भूल गई या फिर 2 साल बाद उसे ढूंढ निकाला और उसे? ऐसा हमने कुछ नहीं किया सर। ज़रूर उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया होगा। मंजू के माँ बाप का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है वो झूठ बोले या कोई कहानी बना रहे हो। राइट सर, लेकिन मंजू के फादर ने मंजू का जो नंबर दिया था वो अब भी बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उसमें उस लड़के का नंबर हो जिसका जिक्र मंजू के फादर ने किया। सब मर्डर बहुत ही ब्रूटली किया गया है। लाश के टुकड़े करके यहाँ पे डंप कर दिया गया। उसे हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं। मंजू की उंगलियों को काटकर पानीपत में फेंका गया और बाकी बॉडी को यहाँ समालखा में। और कातिल ने शायद बॉडी के इतने टुकड़े इसलिए किए हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन उंगलियों को पानीपत में फेंकने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पकड़ कर उंगली इतना ले चलूं उस आसमान पर जहाँ मैंने तेरे लिए सितारों से एक घर बनाया है। दूर कहीं आसमान पर तेरे लिए खूबसूरत सा नया जहाँ बसाया है। एक और है। नहीं लोटन, बस। अरे बस का इंतजार तो उसने है जिसकी अपनी गाड़ी नहीं। अब बैठ मेरी ऑटो में,
तू मेरी सवारी नहीं। सवारी नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा ना तो भूखा मरेगा। अरे मौत तो मुकर्रर है सबकी, हम तो तुझ में अपनी जिंदगी देखते हैं। फिलहाल ना मेरी मॉम मुझे ढूंढ रही है और फोन में बैटरी भी चली गई। चलो। अरे तू ले मेरा फोन तो फोन करके अपने घर पे कर दे क्रांति, बोल दे वो अपने लोटन के साथ। तुम्हारा नाम सुनते ही ना मेरी मॉम लोटपोट हो जाएगी। अरे यार इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जब वक्त आएगा ना तो मैं सब कुछ प्यार से बता दूँ। ओके? क्या बता देगी? यही कि मैंने एक ऑटो वाले लोटन के साथ अपना मीटर डाउन किया है। दीदी क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा अंग अक्षर बनने की कोशिश ना कर और तू ये रोना धोना बंद कर ले। कल से नौकरी पे जाना है और अगली बार से उस छोरे से मिलना नहीं है, वरना इस बार उसका सर फोड़ा, अगली बार थारा फोड़ूंगा। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जुगल को अपना पति मान चुकी हूँ। अरे बावड़ी पूंछ, थारे को पेट से कर देगा वो और छोड़ देगा। अरे ऐसे छोरों का ईमान ना होता है कोई। ना काट क्यों दिया? तने भी कोई पति बना रखा है क्या? आप मेरे और दीदी के साथ ऐसे पेश मत आया करो, वरना आदिल अंकल को बोल के आपको अंदर करवा देंगे। जैन सर। जय। सर मंजू के फादर ने मंजू का जो मोबाइल नंबर दिया था वो 2 साल से बंद है और मैंने चेक किया कि मंजू 2 साल से अपने फादर के यहाँ करनाल में भी नहीं देखी गई है। तो 2 साल से मंजू कहाँ थी? सर मैंने मंजू के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 2 साल पहले तक मंजू एक राजवीर सोलंकी नाम के लड़के को काफी कॉल करती थी। ये राजवीर पानीपत में मंजू के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का कुश्ती पहलवान था सर वो। 121, 122, दबा के कर बेटा, दबा के पेल। 123, 124। बस बापू, तेल निकल गया। अरे तेरा तेल ना आशिकी ने निकाला बेटा। मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन तू औरतों के हुस्न का चैंपियन बन बैठा। चल कर। बापू और कितना खसेगा? गलती हो गई, माफ कर देना। अरे चल बहाने मत बना। 127, 128। सुनिए जी, वो पुलिस आई है। क्या? राजवीर के लिए पूछ रहे हैं। क्या हुआ पहलवान? मुंह में दही क्यों जम गई? मंजू का नाम सुनते ही चुप क्यों हो गए? मैं किसी मंजू को नहीं जानता जी। अच्छा, ये है मंजू जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अब याद आया? यो मंजू जी? हाँ जी याद आ गया। ये जी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा कर रही थी, मेरी दोस्त थी। जनाब बात की होगी। हमें मंजू की लाश मिली। अब नाटक बंद कर, ये बोल के मंजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? जनाब मेरी दोस्त थी, 2 साल से तो देखा भी नहीं मैंने जी उसे। मंजू के फादर का कहना है कि 2 साल पहले उसने किसी लड़के के साथ भागकर शादी की थी और तेरे कॉलेज के दोस्तों का कहना है कि तेरे से अच्छा मंजू का और कोई दोस्त नहीं था, है ना? साहब आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोल दो ना। सोलंकी जी साफ साफ ही बोल रहा हूँ। हमें शक है कि आपके लड़के ने 2 साल पहले मंजू नाम की लड़की से भागकर शादी की थी। लगता है किसी ने आपके कान भरे साहब। हमारा बेटा कुंवारा है। तो ये आपके बेटे से पूछ लेते। तो मंजू के सबसे अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि 2 साल पहले मंजू ने किस लड़के के साथ भागकर शादी की थी। जनाब मालूम नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना जी, मैंने 2 साल से मंजू को देखा भी नहीं है। सब पक्का ये बाप बेटे हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मंजू की तस्वीर पड़ोसियों को दिखाओ, पता करो क्या पिछले 2 साल में किसने मंजू को यहाँ पर देखा था, और ये भी पता करो कि मंजू की जिंदगी में राजवीर के अलावा कोई और भी था। ओके सर।
चलो बाय। बाहर से भगाएगी, अंदर नहीं लेके चलेगी अपनी मम्मी से मिलवाने। सबर रखो लोटन, पर का फल मीठा होता है ना। तो घनी नमकीन है, नमकीन और मिठाई एक साथ, कहीं बद अजमी ना हो जाए। बाय। हेलो। ये क्या हुआ है? तो असल लग रही, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं खेलना तेरा शतरंज का खेल। प्यार करूँ तुझसे और इश्क लड़ाऊं तेरी बहन से। बंद करियो नाटक। खत्म ही करना था तो क्यों सोया मेरी बहन के साथ? तेरी बहन भाग गई थी और इससे पहले मैं भाग जाता ना, तेरे पापा आ गए थे। और अपनी फैमिली को तू जेलस करने के लिए ना अपनी बहन की भावनाओं से खेल रही है। प्यार करने लगे सच में मुझसे वो। अरे तो तू भी करना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी रिंकी दीदी तुझे बहुत खुश रखेगी। क्या? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। किसका फोन है? छोड़ तू। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये खिचड़ी पकड़ी? खिचड़ी ना टंगड़ी कबाब। तू टेंशन ना ले, तेरे जायके का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ठीक है? सर पिछले 2 साल से मंजू को राजवीर के घर के आसपास भी नहीं देखा गया। और राजवीर के पिछले 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का कोई दूसरा नंबर नहीं मिला। तो मंजू के माँ बाप झूठ तो नहीं बोल रहे कि 2 साल पहले मंजू किसी लड़के के साथ भाग गई थी? लेकिन सर मंजू की लाइफ में कोई ना कोई लड़का जरूर था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मंजू 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? मौत की वजह? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मंजू के दोनों हाथों की उंगलियां काटी गई, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए। और हाँ सर, मंजू के सर पर एक चोट का निशान भी है और उसकी मौत 16 अप्रैल की रात को हुई थी। हमें मंजू की लाश 17 अप्रैल को मिली, प्रेग्नेंट। पति कौन है उसका? सर फिलहाल मुझे राजवीर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। एक काम करें सर, उसका डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करवा के देखें। चौधरी, डीएनए रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग जाएगा और हमारे पास वक्त है नहीं। मंजू के पेरेंट्स का कहना है कि 2 साल पहले मंजू घर छोड़कर भाग गई थी, तो हमें पता करना है कि 2 साल तक मंजू कहाँ थी और किसके साथ थी। एक काम करो, पानीपत में जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं सब जगह जाओ। मंजू प्रेग्नेंट थी तो किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाती होगी। हो सकता है वहाँ से हमें उसकी पति की कोई लीड मिले। ओके सर। महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके शहर में फेंक दिया जाता है और पुलिस उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाती है। क्या ये पुलिस की नाकामी है या फिर उस अपराधी की जीत पुलिस को गुमराह करने में सफल होता नजर आ रहा है? क्या पुलिस मंजू के उस कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं? हाँ चौधरी। सर उस मैटरनिटी हॉस्पिटल का पता चल गया जहां पर मंजू अपना इलाज करवा रही थी। वहाँ से मंजू के पति के बारे में कुछ पता चला? सर मंजू के डॉक्टर ने बताया कि मंजू शादीशुदा थी। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उठाओ इस राजवीर को। ओके सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, दरअसल मैं अपने बापू से डर गया था जी। तूने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मंजू का मर्डर तूने किया? नहीं सर, मैंने मंजू का मर्डर नहीं किया सर। दरअसल हम दोनों ने 2 साल पहले भागकर शादी कर ली थी और मेरी शादी के बारे में बापू को कुछ भी नहीं पता था। तेरे बापू ने मर्डर किया होगा फिर? नहीं सर, वो तो कभी उससे मिले तक नहीं थे। और वैसे भी मंजू ने 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया था जी। मंजू 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तूने माँ और बच्चा दोनों को मार दिया? जनाब मैंने नहीं मारा जनाब, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, वो 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके पेट में बच्चा था, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। मंजू रहती कहाँ थी? जनाब जब 2 साल पहले हमने भागकर शादी कर ली थी तो सलोनी में एक किराए पर घर लिया था। मैं अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए वो अकेली रहती थी और मैं अक्सर उसके पास आया जाया करता था। हाय। क्या कहा था तुमने? मैंने क्या कहा था? ये हमारा आशियाना है, लेकिन तुम तो इसे अपना गेस्ट हाउस समझते हो।
तुम यहाँ सिर्फ संडे को आते हो। अरे मंजू, फिर वो एक ही बात पर ताना। क्यों ना मारू ताने? तुमने मुझे अपनी रखेल समझ रखा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देखो, अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझे अपने माँ बाप से मिलवाने की, तो तुम भी यही रुक जाओ, जिससे मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। मंजू, मुझे और वक्त चाहिए, समझो ना। थक चुकी हूँ मैं, अब मुझसे और सहन नहीं होता। देखो, या तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ, या तो तुम अब से यही रहोगे। जनाब, मंजू को समझाना मुश्किल होता जा रहा था। वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। मैं जब भी उससे मिलने जाता था तो हमारे बीच में आपस में झगड़ा हो जाता था। लेकिन मंजू भी कम नहीं थी सर, उसने मेरी एब्सेंस में एक लड़के के साथ दिल लगा लिया था। अच्छा, एक और झूठ? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आखिरी बार 6 महीने पहले मैं वहां गया था तो मैंने मंजू के साथ उस लड़के को देखा था। मंजू, कौन था ये लड़का? यहाँ क्या कर रहा था? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? ये बोल के तुम कहना क्या चाहते हो? जनाब, उस दिन बात इतनी बिगड़ गई थी कि हमने आपस में बात करनी बंद कर दी थी, और उसके बाद मैंने आना जाना भी वहां बंद कर दिया था। लेकिन हो ना हो सर, उस लड़के के साथ उसका कोई ना कोई तो चक्कर था ही, और वो बच्चा पक्का उसी का ही है। मेरा बच्चा नहीं है सर वो। कौन था वो लड़का? सर, उस लड़के को मैं जानता नहीं। उसे पहली और आखिरी बार मैंने वहीं पर देखा था, लेकिन सर वो बच्चा मेरा नहीं था सर। तो बच्चा तेरा है या नहीं, ये मंजू की डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। मंजू और राजवीर सलोनी में जिस घर में रहते थे उस घर पर जाओ। हो सकता है मंजू का मर्डर वहीं हुआ और बाद में बॉडी को डंप किया गया। ओके सर। सर, पानीपत करनाल के बीच एक औरत की लाश मिली है और उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। अरे पीछे निकालो जरा। मोहब्बत के हारे किला फतेह करने निकले, तेरे साथ नहीं तो तेरे पास सही, हम जीतने वालों को हराने निकले। आखिर ये शायरो शायरी करके और ये उंगलियां काट के कातिल साबित क्या करना चाहता है? सर, मंजू की लाश को टुकड़े टुकड़े करके डंप किया गया और इसकी सिर्फ उंगलियां काटी गई हैं। काफी हद तक मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी सेम है। बॉडी की शिनाख्त करवा। हो सकता है इसका मंजू या उसके जान पहचान वालों से किसी को ताल्लुक हो। सर, थोड़ा सा सर, मंजू के सलोनी वाले घर में ऐसे कोई साइन नहीं मिले जैसे लगे कि मर्डर यहाँ पर हुआ हो। करनाल और पानीपत के बीच हमें जिस औरत की लाश मिली है उस औरत की भी उंगलियां काटी गई। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा पता करो क्या उस औरत का मंजू के घर पर आना जाना था? ओके सर। नहीं जनाब, मैं इस औरत को नहीं जानता और मुझे मालूम नहीं कि मंजू इस औरत को जानती होगी कि नहीं। इस औरत को मंजू के घर में कभी आते जाते तो नहीं देखा है। ये मंजू का हस्बैंड है जो दिल्ली में कहीं जॉब करता है और संडे संडे आता है, और अभी कुछ टाइम से वो यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं लगता था, पर सर कुछ समय से एक आदमी का यहाँ पे काफी आना जाना हो रहा था। राजवीर भी वही कह रहा था जो पड़ोसन कह रही है कि मंजू का किसी के साथ अफेयर था। पड़ोसन और राजवीर से उस लड़के का स्केच बनवाओ और मंजू के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उस लड़के के बारे में कुछ पता चले, और इस औरत की पहचान पता करो, क्योंकि हो सकता है मंजू और इस औरत दोनों का कातिल एक ही हो। सर, अरे भाई, ये ऑटो गाड़ी पार्क कर देना और एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ए भाई, यहाँ मैं कार पार्किंग में खड़ा हूँ, तुम्हारी उड़न खटोला के लिए नहीं। ओ भैंस की पूछ, रोमांस के मूड में हो, इसलिए प्यार से सुन। मैं तेरा कस्टमर हूँ और तू दरबान। बैगर्स कांट बी चूजर्स, समझा? नहीं समझा? अच्छे से गाड़ी पार्क करियो, एक भी स्क्रैच आ गया ना तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगा।
बेटा लोटन सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि जब हम घर जाएंगे ना, Excuse me, ma'am. What can I bring for you? 1 paneer chili and guava meri. And for you, sir? I mean, आप क्या लेंगे? I would like to have a crisp thin roll stuffed with mashed potatoes and peas with a pinch of salt and turmeric. And yeah, garnish with curry leaves and serve it with a red lentil soup and a white sauce made of coconut. Please make it fast. Excuse me, sir. क्या है ये? रेड डोसा ले आ। ओके सर, राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने जो स्केचेस बनवाए हैं वो दोनों स्केचेस एक ही आदमी के हैं। पता लगाओ कौन है ये। सर चौधरी, ये भी चेक करो कि वो पड़ोसन कहीं राजवीर के कहने का ये बयान तो नहीं दे रही। ओके सर। बाय। अच्छा, इस गाड़ी वाले के चक्कर में तुमने मेरा टक्का अपनी बहन से बिड़ा रखा है? अरे नहीं यार, कजिन है मेरा, यहाँ तक आ रहा था तो ड्रॉप कर दिया। बस अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। बता तेरी बहन क्या बोली कि मुझे सच में भगा के ले जा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। प्रॉब्लम क्या है? ऐश करना। बहुत हुआ तेरा मजाक। तेरी बहन को ना मैं सच सच बता दूंगा कि मैं उससे नहीं तेरे से प्यार करता हूँ। प्यार 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 यार, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये दिल विल का चक्कर छोड़ और मेरी बात मान। तेरी लाइफ सेट है, समझा? चल चल। सर, एक रोजी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी संगमनगर थाने में। ये कंप्लेंट रोजी की मां ने दर्ज करवाई थी। सर, रोजी की फोटो उस औरत की फोटो से मैच करती है जिसकी हमें उंगली कटी लाश मिली थी। लो बेटा, दूध पी लो। नानी, मम्मी कब आएंगी? आ जाएगी। लेकिन कब? उन्होंने मुझे बोला था फिल्म दिखाने लेके जाएंगी, लेकिन वो खुद इतने दिन से नहीं आई। बोलो ना नानी, मम्मी कब आएंगी? बेटा आ जाएगी। हेलो, क्या? सर, रोजी कॉल सेंटर में काम करती थी। 2 दिन पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब वो कॉल सेंटर जाने के लिए घर से बाहर निकल रही थी। अच्छा माम, मैं चलती हूँ। बाय बच्चा। मम्मा, मैंने आपको बोला था ना मुझे कार्टून फिल्म देखने जाना है सिनेमा में। हाँ बेटा, चलेंगे पक्का। लेकिन कब मम्मा? बेटा नेक्स्ट संडे। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मेरे पीछे से नानी को परेशान मत करना। मेरा अच्छा बच्चा है ना। बाय बाय माँ। सर, उसके बाद रोजी का कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह वो कॉल सेंटर से वापस ही नहीं आई, ना ही उसका फोन लग रहा था। लेकिन आपने संतनगर पुलिस स्टेशन को ये नहीं बताया कि रोजी कौन से कॉल सेंटर में काम करती थी? रोजी कहाँ काम करती थी उसने मुझे कभी नहीं बताया। आपकी बेटी कहाँ काम करती थी ये आपको नहीं पता? और आपने कभी पूछा भी नहीं उससे? सर, मैंने कई दफा उससे कहा था कि अपने कॉल सेंटर का पता घर में छोड़ दे। आपने बताया कि रोजी की बेटी है। उसका पति कहाँ? रोजी की अपने पति से नहीं बनती थी, इसलिए 3 साल पहले वो अपने पति से अलग हो गई थी। कहाँ रहता है? वो जींद रोड पे रहता था और रोजी से अलग होने के बाद वो कहीं शिफ्ट हो गया था। कहाँ शिफ्ट हो गए? सर, वो मुझे नहीं पता। मैडम, आपको आपके दामाद का नाम तो पता होगा। उसका सुनील नाम है। किसी पे शक आपको? कौन आपकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिन पहले मंजू नाम की एक लड़की का कत्ल हुआ। ये है मंजू। इसकी भी ठीक वैसी ही उंगलियां काटी गई जैसे आपकी बेटी रोजी की काटी गई। क्या आप इसे जानती हैं? हो सकता है ये आपकी बेटी रोजी को जानती हो, कभी आपके घर आई हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। कुमार, पता लगाओ रोजी कौन से कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके पति सुनील का भी पता लगाओ। सर, पुलिस ने उस दूसरी औरत की पहचान कर ली है जिसकी हाल ही में उंगली कटी हुई लाश मिली थी। लेकिन मंजू मर्डर केस की तरह ही पुलिस रोजी
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मंजू और रोजी का कातिल एक ही है या ये कोई दो अलग अलग लोग हैं? सर, मंजू के नए नंबर के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसका फोटो उन स्केचेस से मैच करता है जो राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने बनवाए थे। इसका नाम महेश सिंह है सर। इसका मोबाइल नंबर करनाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। करनाल? मंजू भी करनाल की रहने वाली थी? हाँ सर, और ये भी पता चला है कि ये महेश मंजू का कजन है। ये मंजू के कोई दूर के ताऊ का बेटा है। लेकिन मंजू के माँ बाप का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि 2 साल तक मंजू कहाँ रह रही थी। तो फिर ये मंजू का कजन ये मंजू से मिलने क्यों जाता था? और इसे कैसे पता कि मंजू कहाँ रहती थी? सर, मैं हमेशा मंजू का सपोर्ट करता था सर। मानता हूँ चाचा जी उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन राजवीर के साथ घर से भाग जाने के बाद से मैं लगातार मंजू के टच में था। लेकिन राजवीर का कहना है कि उसने तो मंजू को 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। सर, राजवीर ने मंजू की जिंदगी बर्बाद करके रखी थी, बल्कि मंजू तो उसके खिलाफ कानूनी मदद भी लेना चाहती थी। चीट किया था सर उसने मंजू को। उसकी वजह से उसने अपना घर परिवार छोड़ा, अपने पेरेंट्स से अपना रिश्ता खत्म किया, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दुख। कहीं तुमने भी बदला तो नहीं लिया? मंजू के माँ बाप के कहने पर तुमने मंजू को... कैसी बातें करें सर? मंजू के पेरेंट्स को तो पता तक नहीं है कि मैं मंजू के टच में था। लेकिन मंजू का मर्डर हो गया, फिर भी तुम हमारे पास नहीं है? सर, क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम से, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मंजू के साथ इतना बुरा हो सकता है। इसे जानते हो? नहीं सर, और वैसे भी मैं पानीपत में कम ही आता था। मंजू ने कभी तुम्हें कुछ ऐसा बताया कि तुम्हें अजीब लगा? सर, मंजू ने राजवीर के अलावा कभी किसी की बुराई नहीं की। मुझे लग रहा है शायद राजवीर ने ये कांड किया है, क्योंकि मेरी नजर में वही एक ऐसा लड़का है जो किसी भी हद तक जा सकता है। सर, राजवीर और मंजू के पड़ोसन को लग रहा था कि ये महेश मंजू का लवर है, लेकिन ये तो मंजू का कजन निकला। सर, कहीं ये एंगल मंजू के पेरेंट्स से तो नहीं जुड़ा? शायद ऑनर किलिंग, क्योंकि वो लोग भी मंजू और राजवीर की शादी के खिलाफ थे। अगर एंगल वाकई ऑनर किलिंग का है तो फिर राजवीर का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। एक काम करो, इन सब के डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करो। हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। राइट सर। मंजू पापी नहीं थी। क्या बकवास कर रही हो? सच बोल रही हूँ, आपने तो उसे भुला ही दिया था, लेकिन मैं 2 साल से मंजू की शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, और आपने मुझे मंजू से दूर रखा। टुकड़े टुकड़े करके किसी ने उसे जानवर की तरफ फेंक दिया, और आखिरी बार में उसे कलेजे से लगा के रो भी न पाई। मंजू हमारा अतीत थी। वो 2 साल पहले ही हमारे लिए मर चुकी थी। अब उसकी जगह हमारी यादों में भी नहीं होनी चाहिए। सिंह साहब, आपको हमारे साथ चलना है। चलना होगा? आपका डीएनए टेस्ट करवाना है। वो पुलिस वाले सोच रहे तेरी लुगाई मंजू के पेट में मेरा बच्चा है। मेरा डीएनए करवा रहे हैं वो लोग, सब तेरी वजह से। मेरे को भी बहुत धोया बापू उन्होंने, और तू तो मुझसे बड़ा पहलवान है ना। उनके डंडों से तेरा तेल ना निकलने वाला। क्यों डर रहा है तू? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दीदी, मैं बोल रही हूँ, मान लो मेरी बात। भूल जाओ मम्मी पापा क्या कहेंगे और भाग जाओ जगल जीजा जी के साथ। बाकी की सारी सेटिंग मैं कर दूंगी पक्का, ठीक है? एक छोरी, क्या सिखा रही है अपनी बहन को? अजी सुनते हो? जल्दी आओ। क्या सिखा रही है? हाँ, बोल क्या सिखा रही है? देखो क्या, क्यों चिल्ला रही हो? ये दोनों बहनें मिलकर क्या प्लान बना रही है? ये उस लड़के को जीजा जी बोल रही है और इसे बोल रही है उसके साथ भाग जा। मैं ऐसे कैसे भाग जाएगी? मैं क्या बावली पूंछूं?
तने किसके फोन आते रहते हैं ये? हैं? ना बता दे, कहीं ऐसा ना हो रिंकी से पहले थारी टांगे तोड़नी पड़े। कंजर खाना बना रखा है घर को। सर रोजी के कॉल रिकॉर्ड में मंजू या मंजू से जुड़े किसी भी इंसान का नंबर नहीं मिला। रोजी के बैकग्राउंड में कोई लवर? फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। सर रोजी के कॉल रिकॉर्ड में किसी कॉल सेंटर का नंबर भी नहीं मिला। पर रोजी की माँ का कहना है कि रोजी कॉल सेंटर में काम करती थी। सर मैंने रोजी की कॉल रिकॉर्ड अच्छे से स्टडी की है। अक्सर रात के वक्त रोजी का फोन रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया? तो मतलब रोजी, एक काम कर, जिन जिन रेड लाइट एरिया में रोजी का नंबर एक्टिव रहता था वहां पूछताछ कर। सर मम्मी, ये मेरा दोस्त लोटन। नमस्ते। लोटन, स्ट्रेंज नेम। जी, यो नाम मेरी मम्मी ने दिया है जी। अच्छा, प्लीज कम, हैव सीट। तो लोटन, तुम काम क्या करते हो? ऑटो है जी मेरा। ऑटो ड्राइवर? नहीं जी, मतलब ऑटो मेरा खुद का है, मैं ओनर हूँ उसका, और अपनी मर्जी का भी। मम्मी, आपको पता है मैं ना लोटन के ऑटो में ही रोज कॉलेज जाती हूँ और पता नहीं टाइम कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। आपको पता ही है ना, बातें ऐसी करता है कि कोई भी इंसान ना हंस के लोटपोट हो जाए। शैली, तुम इस ऑटो वाले को यहाँ मुझसे मिलवाने लाई हो? तेरा दिमाग तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यू डोंट नो दीस इलिटरेट पीपल। आंटी, आई एम डेफिनेटली एन ऑटो ड्राइवर, बट आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग। आई हैव प्लान्ड माय फ्यूचर एंड ट्रस्ट मी, इट्स ब्राइट। आई विल सून बिगिन माय ओन स्टार्टअप। जैसे कैब सर्विसेज होती हैं वैसे ऑटो सर्विसेज। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग। मेरी सारी प्लानिंग्स में अच्छी तरह समझ गई। अब निकल यहाँ से, और दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। फ्रॉड। बेबी बेबी, लोटन एक बात सुनो, हम बैठ के। कूल बेब्स, कोई बात नहीं, तेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ तेरी गली से तेरा नाम लेकर, और ये मोहब्बत है जो ना कभी मिटी थी और ना मिटेगी। शैली, तुझे इस ऑटो ड्राइवर के अलावा कोई लड़का पसंद नहीं आया? मॉम, मैं लोटन से प्यार करती हूँ। सर ये कुलचे वाला है, ये बोल रहा है रोजी को जानते हैं। क्या जानते हो तुम रोजी के बारे में? साहब वो रोजी धंधा करती थी साहब, और वो और एक लड़का अक्सर मेरे यहाँ से छोले कुलचे खाते थे। कौन लड़का? और ये रोजी का क्या लगता है? तल्ला था साहब उसका, वो सोनू नाम था उसका। सोनू? कहाँ मिलेगा सोनू? ये जो रोजी का मर्डर हुआ है ना जब से साहब, वो यहाँ दिखा ही नहीं। फिर कहाँ रहता है वो मुझे नहीं मालूम है। ये मेरे मोबाइल में साहब उसकी एक फ़ोटो थी, ये है साहब। खा लो। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो। नहीं, जब तक मम्मी नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? रोजी ऐसी लड़की नहीं थी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपकी बेटी रोजी किसी कॉल सेंटर में काम नहीं करती थी, बल्कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। और ये सोनू, ये उसके लिए ग्राहक लाता था। सर ये तो सुनील है, रोजी का पति। सुनील? जी। रोजी का पति? जी, यही सब गलत काम करता था सर, इसलिए रोजी ने इसे छोड़ रखा था। जरूर इसी ने मजबूर किया होगा मेरी बेटी को। रोजी ऐसी नहीं थी सर। अच्छा, ये सुनील उर्फ सोनू आजकल है कहाँ? कुछ तो आइडिया होगा आपको? सर मुझे नहीं मालूम। साहब उस रोजी को ना ये धंधा अच्छा नहीं लगता था। तो क्या सोनू उससे जबरदस्ती काम करवा रहा था? वो तो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसको पालने के लिए सब करती थी। सब वो हमारे साथ ना बहुत टाइम से धंधे पे थी। सब वो तो उसके लिए और हमारे लिए ग्राहक लेके आता था। ये सोनू मिलेगा कहाँ, तुम्हें मालूम है? उसका फ़ोन तो कई दिन से लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसका एक दोस्त था जाकिर, उसके घर पे उसका आना जाना था। जाके उससे बात करो। कहाँ रहता है जाकिर?
सर मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया सर। तो फिर हमारी टीम को देखकर भाग क्यों रहा था? तो साहब मैं डर गया था, लेकिन फिर मेरे को रोजी के मर्डर का मालूम चला, तो इसलिए मुझे पता था कि आप लोग मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया सर। लेकिन सर मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास। रोजी तेरी बीवी थी और तूने उसे मजबूर किया था इस धंधे में उतरने के लिए, है ना? नहीं साहब, रोजी जब तक मेरे साथ रहती थी तब तक मैंने उसे कोई धंधा वंदा नहीं करवाया था, लेकिन जब रोजी को पता चला कि मैं दल्लागिरी ये सब करता हूँ तो मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसको कुछ दिन बाद आटे दाल का भाव पता चल गया था, और सर रोजी ये सब अपनी मर्जी से करती थी। मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया। हाँ ज़रूर उसके कस्टमर ने रोजी के साथ कुछ किया होगा। कौन कस्टमर? सर कुछ रोज़ पहले एक टैक्सी वाला आइटम ढूंढते हुए हमारे एरिया में आया था, उसने रोजी के साथ कुछ किया होगा। मैंने रोजी को आखिरी बार उसी के साथ देखा था सर। उसके बाद रोजी लौटकर वापस नहीं आई। फिर मालूम चला कि रोजी की लाश मिली। कौन था वो टैक्सी वाला? ये तो मुझे मालूम नहीं है, पहले कभी मैंने देखा नहीं था। टैक्सी का नंबर देखा था? इतना कहाँ याद रहता है सर, मुझे तो ठीक से उसकी शक्ल भी याद नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि सर वो सरदार था और उसी ने रोजी के साथ कुछ किया होगा। सर सोनू ने जिस एरिया में उस टैक्सी वाले को देखा था वहां पर कोई सीसीटीवी है ही नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू ने खुद ही किसी नफरत की वजह से अपनी बीवी का कत्ल किया फिर उसके पास वो शायरी छोड़ दी। लेकिन सर मैंने सोनू की हैंडराइटिंग भी शायरी की लिखावट से मैच करके देखी है, मैच ही नहीं हुई है। अगर सोनू सच बोला है तो पॉसिबल है कि मंजू ने उसी सरदार की टैक्सी हायर की हो जिसकी रोजी ने की थी, क्योंकि दोनों की मॉडस ऑपरेंडी सेम। सभी टैक्सी स्टैंड पर पता करो, एक सरदार टैक्सी वाले को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सर मैंने पानीपत और आसपास के एरिया के लगभग सभी टैक्सी स्टैंड्स में चेक किया, लेकिन ऐसा कोई भी सरदार नहीं मिला जिसकी एक्टिविटी सस्पिशियस हो और वो टैक्सी चलाता हो। पॉसिबल है कि वो टैक्सी वाला सरदार हो ही, बल्कि किसी ने सरदार के गेटअप में पहले मंजू का और बाद में रोजी का मर्डर किया। सर हमें कुछ पता चला रिंकी का? नहीं कुछ पता चला, उधर क्या है सब जगह। कल 8 बजे। हाँ अरे चौधरी साहब कुछ परेशान लग रहा? नहीं आदिल साहब कुछ भी नहीं। पक्का ना? हाँ पहले कुछ बात हो तो बताइएगा। पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा, न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिए आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। सर इस फुटेज में तो ये सरदार उस बॉक्स को रखता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसी सरदार ने वो कटी हुई उंगलियां आपके घर के गेट पे रखी। और सर रोजी के साथ जो टैक्सी ड्राइवर देखा गया था वो भी एक सरदार था। लेकिन चौधरी ये बंदा सरदार नहीं, नकली सरदार है। इसने भेष बदला हुआ है और ये जो भी है मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ कुमार। सर आपके नाम पे एक लेटर आया है और उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है। सर लेटर। आदिल साहब ये उस चौथी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी उंगलियां आपको आपके घर पे मिली होंगी।
इस लड़के की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसके बाद उसकी 10 की 10 उंगलियां काट दी गई। मौत 7 मई की रात को हुई और उसी रात आपके मोहल्ले की एक लड़की गायब हुई। कुछ परेशान लग रहा है? नहीं आदिल साहब, कुछ नहीं। भी नहीं। पता करो ये लेटर कहाँ से पोस्ट किया गया। सर, सब जगह देख लिया उसको, है ही नहीं वो कहीं पे। समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे उसको जाके। क्यों चौधरी साहब इसे ढूंढने की बात कर रहे हैं? सब ठीक तो? रिंकी कहाँ है? आदिल साहब, समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बोलो। बोलिए क्या बात? रिंकी एक लड़के के साथ भाग गई। किस लड़के के साथ? जुगल के साथ। एक नंबर का लफंगा है। अब ना उसका फोन मिल रहा है और ना ही रिंकी का। कहाँ रहता है जुगल? तोड़ो। चेक करो सब जगह। सर, यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। चौधरी हो सकता है जो मुझे चैलेंज कर रहा है वो ये जुगल ही हो। रिंकी और जुगल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्कैन करो। ओके सर। हाँ कुमार। सर वो लेटर एक सरदार ने पोस्ट किया है। ये जुगल या जुगल से कनेक्टेड कोई हो सकता है कि मेरे पड़ोस में रिंकी के अलावा और कोई मिसिंग नहीं है। रिंकी का फोन पानीपत बस अड्डे के पास बंद हुआ था, लेकिन जुगल का फोन रिंकी का फोन बंद होने के 4 घंटे बाद उसके घर वाले एरिया में ही बंद हुआ था। जुगल के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस? सर, जुगल ने लास्ट कॉल एक सुबोध नाम के लड़के को किया था। ये उसका फोटो है सर। सर, मैंने इस सुबोध के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर, ये सुबोध रिंकी की छोटी बहन बानी को भी बहुत कॉल करता था। पूछताछ करो जरा सुबोध से। मैं बानी से मिलता हूँ। सर, जुगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जुगल ने तुझे फोन क्यों किया था? दरअसल सर बात यह है कि मैं एक बानी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। सर, काफी टाइम से हमारा अफेयर चल रहा था। सर, जुगल ने एक दिन फोन पे मुझे बोला कि बानी मुझसे चीट कर रही है। सर, बानी का जुगल के साथ भी अफेयर चल रहा था। वो क्या है कि जुगल से मन भर गया था उसका, इसलिए अपनी बहन रिंकी से टांका पिट करवा रही थी उसका। ये जुगल कहाँ है अभी? अंकल, वो मैं जुगल को प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो लड़का अच्छा था। इसके लिए मैंने सोचा कि दीदी को उसके साथ, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी बानी। तू जुगल से प्यार करती थी और तूने मुझे धोखा दिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी ना हुई। मैंने रिंकी को सब कुछ सच सच बता दिया है। सुबोध, उसका जुगल से क्या कनेक्शन? जुगल ने सुबोध को भी मेरे खिलाफ बोल दिया था। मेरे घर के बाहर कटी हुई उंगलियां मिली किसी लड़की की, और हमें शक है कि शायद वो उंगलियां रिंकी की हैं। क्या बात कर रहे हैं खान साहब? बानी, बोलो, जुगल कहाँ? अंकल, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता जुगल कहाँ है। मुझे खत लिखने वाले का कहना है कि उसने मेरे पड़ोस की एक लड़की को मार डाला। हमें अभी तक किसी लड़की की लाश नहीं मिली। रिंकी गायब है जुगल के साथ। एक काम करो, बानी और सुबोध दोनों के फोन सर्विलेंस पे डालो। सर, एक औरत आई है अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। सर, ये मेरी बेटी शैली है। कल रात से ये घर नहीं आई है और इसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज इसे जल्दी ढूंढिए, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, एक लोटन नाम का ऑटो ड्राइवर। शैली तो नादान है, वो कह रही थी कि वो लोटन से प्यार करती है, लेकिन मुझे शक है कि शैली के गायब होने में उस लोटन का ही हाथ। कहाँ रहता है लोटन?
ताला तोड़वा। साहब ये देखिए। सर ये देखिए, यहां पर भी ब्लड के ट्रेसेस हैं, लेकिन सर ये ब्लड सूखा है, जबकि लोटन की बॉडी पर जो ब्लड है वो बिल्कुल फ्रेश है। ये ब्लड किसका? लोटन के पड़ोसी से पता करो इसका किस किस से मिलना जुलना था और कहाँ कहाँ आना जाना था। ओके सर। हाँ बोलो कुमार। सर जिस एरिया में रिंकी का फोन बंद हुआ था उस एरिया में रिंकी की लाश भी मिली है। तेरे कूचे में कटी उंगलियां फेंक के हम सीना तान के निकलते हैं। मैं वो हूं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आदिल साहब, मुझे नहीं, मच्छर पकड़ो। कुमार सर हमने जिन जिन सस्पेक्ट्स के डीएनए करवाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। सर मंजू के बच्चे का डीएनए महेश के डीएनए से मैच करता है। हाँ सर, मैं मंजू का कज़न हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसे पसंद भी करता था। फिर हमें अचानक एक दिन पता चला कि वो पेट से है। सर मैंने मंजू को कई बार बोला कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो नहीं मानी सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर मैं उसे मार दूंगा। नहीं सर, मैंने मंजू को नहीं मारा सर। सर पूछताछ में पता चला है कि लोटन का एक चरण नाम का दोस्त हुआ करता था जो टैक्सी चलाता था और वो लोटन के साथ ही रहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने लोटन का घर छोड़ दिया था। सर ये चरण लोटन की हत्या के बाद से गायब है। और कोई खबर? सर चरण के बारे में ये पता चला है कि वो यूपी का रहने वाला था और आईपीएस की तैयारी कर रहा था, और ये भी सामने आया है कि ये चरण मंजू के ही कॉलेज में पढ़ता था, वो उससे 2 साल सीनियर था। सर लोटन के एक ऑटो वाले दोस्त से चरण के एक ठिकाने का पता चला है। मैंने अपनी एक टीम को भेजा है वहाँ पर। पकड़े से पकड़ो, लेके जाओ। लाइफ बहुत स्ट्रेंज है आदिल साहब। आदमी जो सोचता है वो कभी होता नहीं है। मैंने जो आईपीएस बनने का सपना देखा था, अगर आज वो पूरा हो गया होता ना, तो आज औहदे में मैं आपसे ऊपर और आप मेरे से नीचे होते। हरियाणा के हर्ष राठौर जी जैसा बनना चाहता था। आईपीएस मैंने एग्जाम भी दिए थे, 4 बार फेल हुआ सर। तो 4 बार क्या 6 बार भी अगर फेल हुआ होता, तेरी इस फेलियर का इन मर्डर से क्या ताल्लुक है? मेरे इस फेलियर का उन मर्डर से ताल्लुक है, क्योंकि इसी फेलियर की वजह से ना मैंने बहुत कुछ खोया है। मंजू को भी बहुत प्यार करता था मैं मंजू से, लेकिन मंजू को तो राजबीर पसंद था ना। सब कुछ भुला के मैं आईपीएस की तैयारी में लग गया। मैंने एग्जाम्स भी दिए थे, पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, मुझे फेल कर दिया। इसलिए मजबूरी में मुझे टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ा। फिर एक दिन मुझे मंजू मिली। मैं कॉलेज के दिनों से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम हाँ करो तो हम लोग शादी भी कर सकते हैं। नहीं चरण, मैं अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर चुकी हूँ। मतलब राजबीर फिर से? राजबीर नहीं, महेश। महेश का नाम सुन के ना मेरा दिमाग घूम गया था। अपने ही कजन के साथ, छी! अरे 3 महीने का बच्चा था उसके पेट में, पता है? मेरा इतना दिमाग घूम गया ना, मैंने उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे दीवार में दे मारा। मैंने उसे मारा। आप लोग मंजू को पहचान ना सको इसलिए मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। मुझे लगा जब तक आप लोग उसकी बॉडी की शिनाख्त करोगे गायब हो जाऊं, लेकिन आप लोग तो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाए। सर हंसी आती है मुझे आप लोगों पे, और गुस्सा भी।
करप्शन से भरे सिस्टम की वजह से ना मैं आईपीएस नहीं बन पाया। इसीलिए अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ना मैंने आप लोगों का इम्तिहान लेना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उस धंधे वाली रोजी को मारा। ये कहाँ लाए हो तुम मुझे? जो मारने के लिए। चल। ये क्या कर रहे हो? अरे चल। तू लाश के पास गाजर खाकर क्यों फेंकता था? चैलेंज था सर। आप पुलिस वाले हैं तो थोड़ा चैलेंज तो बनता है ना, लेकिन आप तब भी नहीं पकड़ पाए। फिर मैंने आपको दूसरा चैलेंज दिया। रिंकी टैक्सी का वेट कर रही थी, मैंने उसे भी उठा लिया और ये क्या कर रहे हो? बड़ा मजा आ रहा था मुझे आप लोगों के दिमाग के साथ खेलने में, लेकिन साला दिल के चक्कर में हार गया। वो लोटन था ना, साला बार बार मुझे चिढ़ाता था शैली का नाम लेके। मैंने सोच लिया कि अगर मंजू नहीं मिली तो क्या हुआ, इसकी शैली को छीन लूंगा। मैंने लोटन को भी मार दी। तेरी तरह नहीं, आईपीएस का झंडा लेकर घूमा जिंदगी भर और कुछ नहीं उगाड़ा। मेरी पढ़ाई और मेरी आईपीएस के बारे में कुछ मत बोलना, समझा? तू नहीं जानता मैंने कितनी मेहनत की है आईपीएस बनने के लिए। काय की मेहनत? 20,000-25,000 हजार की नौकरी कर रहा होता अगर मुझसे थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेता तो। ऑटो ड्राइवर तेरी, तू मुझे अंग्रेजी सिखा। लोटन को मारने के बाद मैंने शैली को भी उठा लिया। शैली बस मेरी होने ही वाली थी कि आप लोग आ गए और मुझे उठा के यहां ले आए। क्या बनना चाहता था? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन इतना भी नहीं जानता कि कानून किस तरीके से काम करता। जानता तो ये जरूर पता होता कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हत्थे जरूर चढ़ता है। चरण आज भी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों के लिए सिर्फ सिस्टम को ही कसूरवार समझ रहा है, जबकि सच ये है कि इंसान अपनी हालत और हालात के लिए खुद भी जिम्मेदार होता है। किसी इंसान की कामयाबी का फैसला इस बात पे भी होता है कि उस इंसान ने अपनी गलतियों से क्या सीखा। ये केस मंजू के मर्डर से शुरू हुआ था। मंजू इस केस का एक ऐसा यादगार चेहरा था जिसकी जिंदगी में गुनाह हर मोड़ पर दस्तक दे रहा था। राजवीर को ठीक से समझे बिना मंजू ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, और राजवीर से धोखा खाने के बावजूद मंजू महेश की नीयत को नहीं समझ पाई, और चरण को अपना दोस्त मानकर उसने चरण के सामने अपने माजी के सारे पन्ने खोल दिए, जिसने चरण की नाकाम सोच में आग में घी डालने का काम किया। चरण ने अपने पागलपन में रोजी लोटन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मेरी काबिलियत का इम्तिहान लेना चाहता था। ऐसी सोच हमेशा इंसान की बर्बादी की वजह बनती है। कहते हैं जो इंसान अपनी हार कबूल करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, कामयाबी एक ना एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। लेकिन जो इंसान अपनी हार कबूल नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, कहीं ना कहीं उनके कामयाबी होने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और चरण इसकी जीतती जागती मिसाल है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।